नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। आज का अपना टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। तो जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम अपने देश की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। किस प्रकार का यहाँ शासन है, किस प्रकार की विचारधारा है, समाजवादी है कि कम्युनिज्म है कि पूंजीवादी है। तो ये सब चीज़ें आज है वो पढ़ेंगे। संविधान जो बना था उस टाइम क्या क्या विचारधाराएँ थी और किस किस को हमने वो एक्सेप्ट किया था और किस प्रकार का अभी वर्तमान में वो चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय मतलब जनता को जो प्रिय हो, यानी जनता ही यहाँ पर सर्वोच्च मानी गई है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता, देखो प्रभुसत्ता क्या होती है, इसको अपन का पढ़ते हैं ना प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, या संप्रभु। संप्रभु शब्द यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, संप्रभु। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी देश है उसको राष्ट्र बनने के लिए या देश घोषित करने के लिए चार चीज़ें की जरूरत होती है। क्या क्या? एक तो वहाँ की जनता यानी जनसंख्या, ठीक है। कोई भी अगर देश बनना चाहता है तो उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। दो, और तीसरी चीज़ें पूछें तो वहाँ की सरकार होनी चाहिए उनकी खुद की, ठीक है। और चौथी जो चीज़ आती है वो होती है संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व है। तो संप्रभु क्या होता है? स्वयं प्रभु यानी खुद का मालिक खुद, तो जो अपने फैसले खुद ले सकता हो उसको हम संप्रभु कहते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें किसी भी राष्ट्र को बनने के लिए होती है, वो जरूरी होती है। तो यहाँ पर दिया है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है संविधान। लोकप्रिय मतलब जनता को जो प्रिय है, तो यहाँ पर सर्वोच्च किन को माना गया? जनता को माना गया। तो इसका तात्पर्य कि भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। या जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग जब बात आती है, यानी इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हम जनता कर रही है। हमारी द्वारा संविधान बनाया गया, क्योंकि वो जो सेलेक्टेड जो मेंबर्स थे संविधान सभा में, जनता ने ही चुने थे। इसीलिए कहते हैं कि संविधान भारत द्वारा, भारतीय जनता द्वारा वो निर्मित है, सर्वोच्च जनता ही है इसमें। तो इसका तात्पर्य भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और संविधान द्वारा अंतिम शक्ति जनता को ही प्रदान की गई, अर्थात प्रभुसत्ता का वास जनता में निहित है, ठीक है। यानी जैसे अब कोई कानून बन जाता है तो उसमें उसके खिलाफ अपन है वो अपील कर सकते हैं, अगर हम जनता के हित में न हो तो सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की रक्षक है, तो हमारी सुनेगी। अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या इस प्रकार की कोई है चीज़ें, तो उस पर सुनवाई हो सकती है, ठीक है। फिर है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार रूसों से है वो जुड़ा हुआ है। प्रस्तावना में है ना कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब इसको कंप्लीट करना, बनाना, है ना, लिखित रूप में। अधिनियमित मतलब अधिनियम होता है ना, तो अधिनियमित मतलब इसमें एक प्रकार से सिस्टमेटिक है वो बनना। और आत्मर्पित मतलब समर्पित करते हैं, खुद को खुद के ऊपर है वो अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें यानी लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित मतलब हो गया जनता है इसमें सर्वोच्च है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जो प्रभु सत्ता है वो किस में है वो, तो वो भारतीय जनता में निहित है, ठीक है। फिर है निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान। तो लिखित संविधान भारत सरकार की सीमाएं निर्धारित है, वो संविधान सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है। तो लिखित संविधान है वो सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है, उसे जवाबदेह बनाता है। देखो एक तो सरकार यानी संसद के पास अपन है वो इतनी ज़्यादा पावर दे दें कि वो अपने हिसाब से वो देश चलाए। तो इसका मतलब जैसे इंग्लैंड में संविधान निर्मित नहीं है, सर्वोच्च कौन होती है वहाँ पर? संसद है। लेकिन अगर लिखित संविधान हो तो सरकार की सीमाएं निर्धारित हो जाती है, उसके दायरे में रहकर ही, कानून के दायरे में रहकर ही उसको कार्य करना होता है। इसलिए लिखा है कि लिखित संविधान सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है, उसे जवाबदेह बनाता है। यानी इस प्रकार का कानून बना दिया जो हमारे हित में नहीं है या संविधान के खिलाफ है, तो उसको जवाबदेह होती है सरकार, ठीक है। तथा नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं को सशक्त बनाता है। बिल्कुल लिखित है तो अपन कह सकते हैं भैया देखो हमारे पास ये अधिकार है। इसके अलावा जो आइवर जॉन जैग्निस ने क्या बोला है, भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक सिद्धांत है। बिल्कुल व्यापक मतलब पूरी तरह से, एक तो बड़ा और साथ में इसमें क्या है, डिटेल से दी गई है सब कुछ चीज़ें। मूल संविधान में 22 भाग थे, बिल्कुल 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद। अनुच्छेद आज भी उतने, भाग भी उतने ही है, लेकिन अनुसूचियाँ वो अभी 12 हो गई है, वर्तमान में 12 हो गई है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन
तो प्रथम अनुसूची और 9वीं जो अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दी गई थी, जो हम पढ़ते भूमि सुधार बिल। तो भूमि सुधार जब बिल आया था तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें ऐसे विषय रखे गए थे जिनको कोर्ट में चैलेंज है वो नहीं किया जा सकता, वो अपने मूल अधिकारों से ऊपर है, वो रखा गया था उनको। फिर बात करते, क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए थे, ऐसा लिखा गया कि लोक कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्य वो किए जा सकते हैं। हालांकि अब तो 9वीं अनुसूची है लेकिन वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो 1980 के बाद है, वो उसमें जो विषय भी शामिल किए गए उस पर सुनवाई की जा सकती है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल वाला जोड़ा गया था। जो दल बदल वाला है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और 11वीं और 12वीं अनुसूची है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, नगर पालिका और ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये 1992 में है वो जोड़ा गया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछते हैं। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और अनुसूची की बात करें तो 12, और मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, इतना तो आपको पता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद, और कनाडा के संविधान में 147 है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 है, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद है। वहीं भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, यानी अपना कितना बड़ा हो गया देखो बाकियों से, है ना। फिर बात करते हैं संविधान की व्यापकता क्या क्या कारण है, कि संघ व राज्यों दोनों का एक ही संविधान है, यानी सारी जो विशेषताएं लिखी गई है, वहाँ की सरकार किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो एक ही संविधान के अंतर्गत है। संघ व राज्य दोनों का एक ही है। संघ मतलब केंद्र सरकार हो गया और राज्य अपने स्टेट्स है, तो इन सब के जो चीज़ें लिखी गई हमने पढ़ते हैं ना, विधानसभा अपने पहले केंद्र सरकार पढ़ते हैं, फिर राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक ही संविधान में। इसलिए मौलिक अधिकारों के अलावा उन पर प्रतिबंध व नीति निर्देश तत्वों का पृथक व्याख्या। तो मौलिक अधिकार हमने पढ़ी, मौलिक अधिकारों के साथ साथ उस पर क्या क्या रोक है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो 6 प्रकार की है, उसमें क्या क्या रोक है वो भी उसके अंदर है वो शामिल की गई है। फिर है नीति निर्देशक तत्वों की पृथक व्याख्या। नीति निर्देशक तत्व मतलब है राज्य की जो कर्तव्य होगी भाग 4 में, तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य क्या क्या करेगा या क्या क्या इनको करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी लिखी गई है इसमें। SC ST अल्पसंख्यकों के लिए भाग 16 में अलग से व्यवस्था है बिल्कुल। और फिर भाग 18 में संकटकालीन प्रावधान, आपातकालीन जो प्रावधान है वो भी है। न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक संबंधों व वित्तीय संबंधों का भी संविधान में वर्णन है वो मिलता है। ठीक है, तो राजनीतिक यानी सरकार संबंधी तो है ही है, लेकिन प्रशासनिक संबंधी भी है। ठीक है, इसमें जो RPSC UPSC वगैरह पढ़ते हैं अपन, वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और वित्तीय संबंधों का भी इसमें वर्णन है वो मिलता है। हालांकि बजट शब्द यूज नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसा लिखा गया, और बाकी भी चीज़ें इसमें जैसे अपन कहते हैं वो जो भी अपने संचित नीतियाँ होती है वो सारी की सारी इसमें लिखी गई है। आलोचना का कहना है कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों की संवैधानिक अनुभवों को ग्रहण करके किया गया है और उसे उदार के संग्रह का संविधान भी कहा जाता है। परंतु ऐसी आलोचना न केवल अतार्किक है बल्कि निराधार है, क्योंकि इस संदर्भ में भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दिया गया वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें अम्बेडकर जी ने माना था कि लिखित संविधानों के इतिहास को प्रारंभ हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है और ऐसे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर राजनीति शास्त्री एकमत होते हैं। इसलिए किसी देश के संविधान के कुछ प्रावधानों को ग्रहण करना किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी है वो नहीं है। क्योंकि देखो विचारधारा, अपन कहते थे कि कम्युनिज्म है वो यूरोप की विचारधारा है, और ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि अपन की वहाँ की विचारधारा है तो हम यहाँ पर वो अप्लाई नहीं करेंगे। समाजवादी है तो उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है ना, वो तो देखो एक देश से एक दूसरे देश में जाती है, राजनीतिक जो विचारधाराएँ हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ से ली गई है, उधार की है। ठीक है, बढ़िया होनी चाहिए बस, क्योंकि जैसे नॉलेज है साइंस का, तो वो साइंस का नॉलेज जैसे यूरोप में कोई किसी चीज़ की खोज हुई थी तो उसको हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि हम उसको नहीं मानेंगे या इसको अप्लाई करेंगे तो वह नकल हो जाएगी। ठीक, तो जो विचारधारा पूरे सार के रूप में निकल के आती है तो उसको सभी ग्रहण करते हैं और ग्रहण करना भी चाहिए। फिर कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। तो ये देखो कठोरता और लचीला, मतलब हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। किस प्रकार देखते हैं, तो सबसे पहले देखते लचीला नम्य संविधान। तो जहाँ साधारण कानून व संवैधानिक कानून दोनों में समान प्रक्रिया से संशोधन हो जाए उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान।
तो इसमें बोल रहा है यानी पूरा लचीला संविधान किसको कहते हैं? अपना न तो पूरा लचीला है, न पूरा कठोर है। तो लचीला उसको कहते हैं कि साधारण कानून व संविधानिक कानून, यानी साधारण कानून जैसे सामान्य जो एक्ट बनती है, सामान्य जो कानून बनते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इस प्रकार के। और संविधानिक मतलब जो संविधान में है, तो इनमें अगर एक ही समान प्रक्रिया द्वारा संशोधन हो जाए, जैसे संसद में साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा, इस प्रकार अगर है वो संशोधन हो जाए, उसको कहते हैं अपन लचीला संविधान। कठोर संविधान जिसमें संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया हो तथा आसानी से परिवर्तन नहीं हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का है वो पूर्णतः कठोर, उसमें संशोधन बहुत ही कम हुए हैं। तो ये इंडिया में भी है कुछ ऐसे कानून जिनको आसानी से नहीं बदला जा सकता। जैसे हम मूल ढांचे की बात करते हैं, मूल ढांचे में जो चीज़ें आ गई उनको बदलना बहुत ही नामुमकिन सा ही है ना। और अगर बदला भी जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तय करती है बाद में। तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको बदलना बहुत ही मुश्किल है। और कई ऐसे आर्टिकल है, अब संशोधन तो बहुत हुए हैं, है ना, 100 से ऊपर संशोधन हो गए, तो इसका मतलब लचीला हो गया। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें संशोधन बहुत ही मुश्किल है, तो कठोर भी हो गया। तो यानी हमारा लचीला और जो कठोर है उसका तालमेल है। इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला है, क्योंकि ब्रिटेन में देखो संसद ही सर्वोच्च होती है, वही तय करती है। सबसे लचीला संविधान जहाँ संसद किसी भी कानून का निर्माण या उसमें परिवर्तन कर सकती है, वही अमेरिका का संविधान सबसे है वो कठोर की श्रेणी में आता है, क्योंकि वहाँ पर चेंज है वो बहुत ही मुश्किल से होते हैं। भारतीय संविधान दोनों के मध्य का है। संविधान के कुछ अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ के लिए अनुच्छेद 366 में विशेष बहुमत की प्रक्रिया वो है। भारतीय संविधान में लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण किया गया। लचीला संविधान इसका अर्थ है कि संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें किया जाने वाला परिवर्तन संसद कानून बनाने की साधारण प्रक्रिया के माध्यम से कर लेती है। इसके लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि अनुच्छेद 2 में भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। फिर अनुच्छेद 3 में भारत संघ के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा तथा नामों में परिवर्तन करना। इसके अलावा पर्याप्त लोचनशीलता के कारण अब तक 105 संशोधन है वो हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ संविधान में कठोर प्रकृति है, जिससे अनुच्छेद 366 में दिया गया वहाँ 2 प्रकार के संशोधन की विधियाँ दी गई है। एक तो साधारण मतलब जैसे अपन किसी को राज्य को ऐड करना है, किसी राज्य को नाम चेंज करना है, वो क्षेत्रफल है वो चेंज करना है, इस प्रकार के साधारण बहुमत से वो हो जाता है। जो कठोर है उसमें विधियाँ कौन कौन सी दी गई? देखो, पहली विधि जिसमें कोई संशोधन संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है। जैसे अपन कई चीज़ें पढ़ते हैं ना कि ये साधारण बहुमत से है वो पारित किया जा सकता है, और कई पढ़ते हैं कि जैसे राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कईयों में साधारण बहुमत से वो पारित हो जाता है। दूसरी है जिसमें संसद के उपरोक्त विशेष बहुमत के साथ साथ भारत में मौजूद राज्यों में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन या अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जैसे कई विषय है 7वीं अनुसूची में, जैसे विषय है अपने केंद्र और राज्य के समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें अगर परिवर्तन करना है तो राज्यों से पूछना पड़ेगा। इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जिसमें राज्यों से भी है वो पूछना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कठोर हो गया। के.सी. वेयर ने भी संशोधन के प्रावधानों की बुद्धिमत्ता पूर्ण विविधता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा और संविधान के विशेष भाग में संशोधन करने की सुलभता के कारण ये सुचारू संतुलन है वो स्थापित हो पाया है। तो के.सी. वेयर ने भी इसकी प्रशंसा की है कि कठोरता और लचीलापन दोनों होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनमें सीधा अगर संसद के पास पावर दे दी जाए तो राज्यों की जो शक्ति है उसका हनन हो सकता है। जैसे अपन संघ पढ़ते हैं ना, मतलब संघात्मक शासन की जो बात करते हैं जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है राज्य और केंद्र के बीच में, तो फिर राज्यों की जो शक्तियां हैं वो कम हो जाती है अगर पूरी शक्ति संसद को दे दी जाए तो, ठीक है। फिर अपने संसदात्मक शासन प्रणाली, तो इसे वेस्टमिनिस्टर उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार या प्रधानमंत्री सरकार भी है वो कहा जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली संघ व राज्य दोनों में है। बिल्कुल अपने वे राज्य में विधानसभा विधान परिषद होती है और केंद्र में है वो लोकसभा और राज्यसभा है। भारत में संसदीय प्रणाली विशेषता है वास्तविक या नाम मात्र की कार्यपालिका। देखो, वास्तविक कार्यपालिका मतलब जो कार्य करती है, जैसे अपन कहते हैं कि कार्यपालिका में केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद आता है, प्रधानमंत्री आता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक कौन है? तो वास्तविक तो इसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है, यानी वास्तविक कार्य तो वही करते हैं, और जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र में हो गए।
बहुमत वाले दल की कार्यपालिका, बिल्कुल जिस दल का बहुमत हो वही सरकार बनाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब हो गया जैसे मंत्रिपरिषद ने कोई फैसला लिया है और जब उससे उनसे जवाब मांगा जाता है उस पर, तो उनके सामूहिक उत्तरदायित्व है वो होता है। ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद का ही या पूरी मंत्रिमंडल का ही उसमें जवाबदेही होती है। फिर है विधायिका व कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध। तो देखिए विधायिका यानी जो विधान बनाती है, कानून बनाती है, कौन आते हैं इसमें? सारे सांसद आते हैं, राज्य में आपके एमएलए आ गए। ठीक है, और कार्यपालिका आपको बता ही दिया जो कार्य करते हैं, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आते हैं इसमें। तो विधायिका व कार्यपालिका घनिष्ठ संबंध, क्योंकि वहीं बैठते हैं सारे मंत्री और वहीं पर बैठते हैं सारे सांसद, इसीलिए। फिर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। तो लोकसभा का अगर विघटन करवाना होता है तो मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और फिर लोकसभा का विघटन है वो हो जाता है। भारत ने सरकार का यह मॉडल ब्रिटेन से लिया है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? अपन कहते हैं ब्रिटेन से ली गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। लोकतंत्र सरकार के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक होता है अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदात्मक। ये दोनों रूप किसी देश की विधायिका व कार्यपालिका के आपसी संबंधों पर निर्भर करते हैं। अध्यक्षात्मक ये अपने अमेरिका में मुख्यतः, जहाँ शक्ति पृथ्वीकरण पाया जाता है वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, और मतलब अध्यक्षात्मक और संसदात्मक मतलब हो गया, कार्यपालिका है ना वो तो अलग हो गई और जो अपने संसद होगी वो अलग होती है। जहाँ शक्ति संलयन पाया जाता है वहाँ पर विधायिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, वहाँ संसदीय व्यवस्था होती है, जैसे इंडिया है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। तो अपनी संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी अपने जो मंत्री परिषद है या फिर जो कार्यपालिका है ना वो, और जो अपने विधायिका है, दोनों साथ मिलकर ही एक प्रकार से कार्य करते हैं। हालांकि भारत की संसदीय व्यवस्था यूके से प्रभावित है पर सेम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से है वो प्रभावित है, लेकिन उनके उसके जैसी नहीं है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, यानी वहाँ पर संसद ही सारे निर्णय लेते हैं, वहाँ लिखित संविधान तो है ही नहीं। ठीक है, अगर उसको कोई भी किसी भी प्रकार का कानून लाना होता है तो वो संसद ही फैसला लेती है, वह कुछ भी कर सकती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक तो लिखित संविधान हो गया और दूसरी बात है संसद की जो पावर है वो लिमिट में है, और बाकी अगर बात करें तो अगर उन्होंने कोई कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू कर सकता है। फिर ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख यानी जो राष्ट्र का हेड होता है राष्ट्रपति, तो वंशानुगत है, राजतंत्रात्मक है, जबकि भारत में निर्वाचित होता है। तो इसीलिए अपन पढ़ते हैं भारत गणतंत्र है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जब देश का सर्वोच्च होता है वो अगर निर्वाचित हो तो उस ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक राष्ट्र कहते हैं। गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं ना, तो गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने की खुशी में हम नहीं मनाते, जबकि गणतंत्र दिवस इसीलिए कहते हैं क्योंकि संविधान तो देखो अपने 26 नवंबर 1949 को लागू लगभग हो गया था, और 26 जनवरी को तो वो यादगार के रूप में रखा गया था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो उस डेट को याद रखने के लिए ये 26 जनवरी को लागू किया गया था। लेकिन वास्तविक रूप से अगर उसको अपन कहते हैं ना गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन हमारा देश है वो गणतंत्र बना था, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे राजेंद्र बाबू। ठीक है, फिर है एकात्मक लक्ष्यों सहित संघात्मक व्यवस्था। तो हालांकि भारत में संघीय सरकार है पर संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल है वो नहीं किया गया है। फेडरेशन अनुच्छेद 1 में वर्णित इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर यूनियन शब्द यूज किया गया, फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया गया है। संघ का मतलब फेडरेशन, लेकिन यहाँ पर यूनियन शब्द किया गया है यूज। हिंदी में तो संघ ही लिखा गया है, लेकिन यूनियन, देखो यूनियन और संघ फेडरेशन में क्या अंतर होता है? यूनियन होता है उसमें आप अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते, कोई भी राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकता, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है यहाँ पर। और फेडरेशन अमेरिका में है, जो अपनी इच्छा से कोई भी स्टेट है वो अलग हो सकता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स के अम्बेडकर ने 2 तात्पर्य बताए हैं। भारतीय संघ राज्यों अर्थात इकाइयों के समझौते का परिणाम नहीं है, यानी यहाँ पर समझौता नहीं किया गया है कि आप हमारे राज्य के लिए ये करोगे ना तब तक हम आपके साथ हैं,
इस प्रकार का यहाँ पर समझौता नहीं है। यहाँ पर पूर्ण विलय की बात कही गई है कि हम भारत संघ में अपना वो विलय करते हैं। जो रियासतें थी उन्होंने पूर्ण विलय किया था। किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है वो बिल्कुल नहीं है। कोई भी स्टेट है वो अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पर फेडरेशन नहीं है। 1935 के अधिनियम में पहली बार एक संघीय शासन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान रखा गया। यद्यपि ये व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते यह संघीय योजना लागू नहीं हो सकी थी। कोई मतलब नहीं बनता अगर ऐसे फेडरेशन अगर कर देते, क्योंकि देखो आप अभी भी देखते हो कोई भी राज्य है अपना नया झंडा लेके आ जाता है कि हमारे राज्य का ये झंडा है। कोई अपनी बोली होती है वहाँ की, उसके लिए लड़ाई लड़ता है कि हमारी बोली के आधार पर नया राज्य बनाइए हैं। कोई कहता है हमारा कल्चर अलग है तो हमारा अलग राज्य बनाइए। तो अगर ये तो राज्य की ही बात हो रही है, और अगर आप सोचो ऐसे फेडरेशन होता तो अपना देश ही अलग बना देते हैं, है ना। क्योंकि अलगाववादी तो बहुत सारी हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। और जब हम संघात्मक शासन की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती है? दो सरकारें, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र में अलग सरकार है। देखो ऐसे संघात्मक शासन है तो कहते हैं अपने एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। एकात्मकता मतलब सर्वोच्च यहाँ पर केंद्र ही है। केंद्र ने अगर कोई कानून बनाया है तो राज्य को लागू करना होगा, ठीक है। इसीलिए एकात्मकता की ओर यानी केंद्र की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। संघात्मक मतलब हो गया शक्तियों का बंटवारा हो लिखित रूप में, ठीक है। लिखित रूप में अगर शक्तियों का बंटवारा है तो उसको हम संघात्मक शासन कहते हैं। शक्तियों का बंटवारा मतलब केंद्र के अलग केंद्र के हैं और राज्य के अलग है, वो दिए गए हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि राज्य सूची के विषय है, केंद्र सूची के विषय है, समवर्ती सूची के विषय है। तो शक्तियों का बंटवारा वो भी लिखित रूप में होना चाहिए। तो दो सरकारें यहाँ पर केंद्र में अलग है और राज्य में अलग है। शक्तियों का विभाजन है बिल्कुल, यहाँ पर जो पावर है अलग अलग विषयों पर अलग अलग दी गई है और वो भी लिखित रूप में होनी चाहिए, उसी को संघात्मक कहते हैं। लिखित संविधान है अपना, बिल्कुल है। संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की। अगर मदद लेनी होगी हमें किसी भी मामले में कोई राज्य और केंद्र के बीच में होगा तो संविधान की ही मानी जाएगी। संविधान की कठोरता यानी कई ऐसे विषय हैं जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है न्यायपालिका, ठीक है। और संविधान की रक्षक भी यही है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इसकी बात करते हैं अपन, तो स्वतंत्र है वो न्यायपालिका है अपनी। देखो वैसे सुप्रीम कोर्ट ही होता है, उसके अंडर में ही आते हैं ये सारे कोर्ट। फिर संसद के दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है और निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है, ठीक है। फिर है एकात्मक लक्षण। मैंने अभी बताया आपको कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक है। तो ये संघात्मक की विशेषता ये बता रहा है कि दो सरकारें राज्य में अलग है, केंद्र में अलग है। शक्तियों का विभाजन है लिखित रूप में, लिखित संविधान है अपना, संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की कठोरता भी है। कई विषय है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से, राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है। स्वतंत्र न्यायपालिका है अपनी और संसद के दो सदन, एक उच्च सदन है और एक जो उच्च सदन है राज्यसभा, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी केंद्र में भी अपने राज्यों का प्रतिनिधि वो बैठा है। फिर एकात्मक लक्षण क्या है? देखो एक संविधान है, राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान है, ठीक है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। फिर बात करते हैं एकल नागरिकता। यहाँ पर नागरिकता देखो अलग अलग नहीं है, ठीक है। सिर्फ अगर आप हो भारत में तो आप सिर्फ भारतीय हो। यहाँ पर आप राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी कहने को हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको पहचान नहीं मिलेगी। जैसे आधार कार्ड वगैरह आपके बनते हैं तो सिर्फ नागरिकता एक लिखी जाती है, भारतीयता, इंडियन। एक ही संविधान है अपना। एकल न्यायपालिका, तो एकल न्यायपालिका बिल्कुल, न्यायपालिका स्वतंत्र है और एकल भी है, ठीक है। यानी अगर आप कहते हैं कि जैसे हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ही हो गया। फिर आपात उपबंध, तो यानी जो आपातकालीन जो प्रावधान है वो भी, जैसे ऐसे मान लो आपातकाल लग गया देश में तो राज्य सरकार अपने आप क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है, निलंबित हो जाती है, ठीक है। फिर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यानी केंद्र की यहाँ पर भी चलेगी। और सशक्त केंद्र, बिल्कुल केंद्र ही सर्वोच्च होता है, इसीलिए अपन कहते हैं एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। तो संघात्मक विशेषता पढ़ ली। एकात्मक दोबारा देख लो, एक संविधान एक है दोनों के लिए। एकल नागरिकता है, यानी भारतीयता की नागरिकता मिलेगी आपको, राज्य की नागरिकता नहीं मिलेगी। एकल न्यायपालिका है। आपात उपबंध है, तो आपातकालीन विशेष परिस्थितियों में जो केंद्र की है वो चलती है। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्य की नियुक्ति की जाती है
राज्य में जो प्रतिनिधि होगा एक राज्यपाल, वो भी केंद्र सरकार का होता है या राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति भी आपको पता है केंद्र की कार्यपालिका में आता है। और सशक्त केंद्र ही सर्वोच्च होता है, केंद्र सरकार की, है ना। फिर आगे देखते हैं हम। अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी और आरपीएससी की हम बात करते हैं। राज्य में आरपीएससी होगी राजस्थान में, और यूपीएससी केंद्र में होगी। मतलब इस प्रकार की जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार का ही होता है प्रतिनिधि, सरकारी जो कह सकते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे अपने जिला कलेक्टर है, तो अगर वो आपके यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आई है, यानी आईएएस ऑफिसर है, तो केंद्र सरकार के ही हो गए कर्मचारी, ठीक है। फिर बात करिए आगे, शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुका होना। बिल्कुल, शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र की ओर है, झुका हुआ ज़्यादा है। केंद्र के पास आर्थिक और राजस्व के अधिक संसाधन है। तो आर्थिक और राजस्व के अधिक संसाधन यानी जैसे अपन बात करते हैं रेलवे है, तो पूर्णतः केंद्र के पास हो गया, है ना। एयरप्लेन वाला हो गया, और बाकी जो भी टैक्स वगैरह आता है उसमें, या फिर पेट्रोल हो गया, तो उसका टैक्स है वो केंद्र के पास ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो आर्थिक या राजस्व के जो यानी टैक्स वगैरह के जो संसाधन है वो केंद्र के पास ज़्यादा होते हैं, राज्य के पास है वो कम होते हैं। फिर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन करने की केंद्र के पास शक्ति, और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो बिल्कुल कोई भी राज्य है उसमें नाम चेंज करना है, सीमा परिवर्तन करनी है, तो सारी की सारी पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। विनाशी राज्यों का अविनाशी का मतलब है राज्यों में चेंज है वो कर सकता है केंद्र, लेकिन केंद्र में चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर एकीकृत लेखा परीक्षक की व्यवस्था, केग। तो केग की बात करते हैं अपन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो पूरा हिसाब किताब रखता है, पूरा मतलब है कितना बजट कहाँ लगा, कहाँ हम नुकसान में चल रहे हैं, कहाँ फ़ायदे में चल रहे हैं, तो लास्ट रिपोर्ट देता है कि एकीकृत लेखा परीक्षक की व्यवस्था है, ठीक है। संविधान संशोधन के संबंध में केंद्र की अधिक शक्तियाँ हैं, यानी केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं संविधान संशोधन की, राज्य के पास तो कहाँ है, केंद्र सरकारी करती है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अन्य तत्व भी है जो संविधान के संघीय रूप को प्रभावित करते हैं। फिर एक इस संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अन्य तत्व भी है जो संविधान के संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं, जैसे भारत का दलीय स्वरूप। अब आपको पता है बहुमत जो प्राप्त दल होता है उसी की सरकार बनती है। तो दलीय स्वरूप मतलब जैसे पार्टीज़ है, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, जितनी भी पार्टीज़ हैं, तो दलीय स्वरूप में एक सर्वोच्च नेता होता है, ठीक है, उसी के अंडर में ये सारी प्रोसेस चलती है। एक नहीं तो 4-5, मान लो 4-5 सर्वोच्च जो नेता होते हैं उन्हीं के अंडर में सारी प्रोसेस है वो चलती है। तो अब एक आप बात सोचो कि कहीं किसी राज्य में किसी एक पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है, तो उनके अंडर में ही काम करेंगे वो, तो बेसिक सी बात है, उनके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते, है ना। तो यही बात है कि भारत का दलीय स्वरूप है जो, ये भी एक प्रकार से केंद्र की ओर इसको झुका देता है। फिर है प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व। तो प्रधानमंत्री है ना, वो आपको पता है सर्वोच्च नेता होता है किसी भी पार्टी का, वही प्रधानमंत्री बनता है। तो वो उस पार्टी का सर्वोच्च हो गया, तो इसका मतलब है उसके अंडर में ही रहेंगे सारे के सारे, तो उसका कहना तो सारे मानेंगे, उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो केंद्र की ओर झुका देता है, ठीक है, केंद्र को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। योजना आयोग जो भी नीति आयोग बन गया 2015 के बाद, तो इसमें क्या होता है, योजनाएं बनाई जाती है 5 साल की। पहले 5 साल की होती थी योजना, नीति आयोग भी अलग अलग होता है, ठीक है। एक तो योजना बनाई जाती है, इसमें 3 साल की, 7 साल की, 15 साल का जो विजन तैयार किया जाता है, इस प्रकार की वो अलग अलग सालों की वो बनाई जाती है कि भी क्या क्या करना आने वाले इतने सालों में हमें। फिर SR बम्बई बाद 1994 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद संविधानी भारतीय संविधान का वो मूल ढांचा है, यानी संघात्मक शासन ही रहेगा इंडिया में। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि संघवाद होना जरूरी है कि एक तो राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया, और दूसरी बात यहाँ पर है वो केंद्र स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, एकात्मकता की ओर है थोड़ा झुका हुआ, इस प्रकार की व्यवस्था वो होनी चाहिए।
फिर विभिन्न विद्वानों के विचार है केसी वीर भारत अर्ध संघ है, बिल्कुल अर्ध संघ कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पूर्णतः जो फेडरेशन वाली बात है वो नहीं है, ठीक है, यूनियन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। फिर है मोरिस जोन्स ने क्या बोला है, सौदेबाजी संघ। सौदेबाजी का मतलब इसमें कह देते हैं कि शक्तियों का थोड़ा सा बंटवारा है और आपस में वो समझौते की बात है एक प्रकार से। फिर ग्रेनवेल ऑस्टी ने क्या बोला है, सहकारी संघवाद है, यहाँ पर वही मिला जुले की बात करें, कोऑपरेटिव की बात करें यहाँ पर, ठीक है। फिर है आइवर जेगनिस क्या बोला है, अत्यंत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ है, यानी केंद्र के पास है वो ज़्यादा पावर है, ठीक है। फिर अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, बिल्कुल संघात्मक एक प्रकार से पूर्णतः नहीं है, एक थोड़ी सी छूट भी दी गई है और शक्तियों का थोड़ा बंटवारा भी है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि आप न तो ज़्यादा कोई छूट दी गई है राज्यों को और न कोई केंद्र को ज़्यादा। फिर DC बसु ने क्या बोला है, भारतीय संविधान संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण है, बिल्कुल मिश्रण ही है, बीच की बात है अपने इंडिया में। तो फिर देखो भारत में संघवाद निरंतर गतिशील है और समय समय पर इसके कई प्रतिमान सौदेबाजी है, असममित है, राजकोषीय प्रतिस्पर्धात्मक है, ये देखे गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की सर्वोच्चता क्या मतलब देखिए कि इसका तात्पर्य है कि भारत के तीनों अंग संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। 3 अंग कौन से हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनके जो शक्ति का स्रोत है तो या कार्य करने की जो एक प्रेरणा कह लो या फिर कह लो कोई जो सीमित करता है इनको, तो वो कौन करता है, संविधान ही करता है। सर्वोच्च यहाँ पर संविधान हो गया। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, यहाँ पर आपको बताया था संसद ही सर्वोच्च है, संसद ही सारे कानून बनाती है। संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। USA में न्यायपालिका सर्वोच्च है, ठीक है। फिर बात करें अपन आगे, भारत में संसदीय प्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित है वो किया गया है। तो संसदीय संप्रभुता यानी संसद सर्वोच्च जहाँ होती है और न्यायपालिका न्यायिक न्यायपालिका होगी में सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। भारत में USA की तरह न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है क्योंकि भारत में विधि की उचित नहीं बल्कि स्थापित प्रक्रिया है। जैसे अपन कहते हैं विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया, जो जापान से ली गई है, तो विधि द्वारा स्थापित है उचित प्रक्रिया अपने यहाँ। भारत में संसद भी शक्तिशाली है क्योंकि वह मूल ढांचे को छोड़ संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। वही न्यायपालिका संसदीय शक्तियों क्या न्यायिक पुनरावलोकन है वो कर सकती है। दोनों को मतलब समान पावर दी गई है, न तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी ज़्यादा पावर दी गई कि वही पूरा शासन चलाए, सरकार को चलने न दे, और न सरकार को इतनी पावर दे दी गई कि न्यायपालिका अवहेलना करे। दोनों के बीच में समन्वय स्थापित रहना चाहिए। जैसे अगर सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करता है, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, या इस प्रकार की व्यवस्था जो हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं जिसको मूल ढांचे के अंतर्गत ही ले लेते हैं, या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मूल ढांचे को हम समय समय पर वो परिभाषित करेंगे, तो इस प्रकार की कोई कानून बना दे जो हमारे जो संविधान की विशेषता हैं उसका उल्लंघन करे, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करे या संविधान का उल्लंघन करे, तो उस पर रिव्यू कर सकती है जस्टिस जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। और संसद के पास ये पावर है कि संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह वो सर्वोच्च हो गई। फिर है संकटकालीन प्रावधान। ये प्रावधान हमारे संघात्मक शासन को एकात्मक कर देते हैं, बिल्कुल। और संघात्मक में 3 प्रकार के संकट काल का प्रावधान है, मतलब आपातकाल की बात कराइए। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 3 आधार पर घोषणा, तो 3 प्रकार से है वो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है 352 वाला। युद्ध प्लस भारी आक्रमण प्लस सशस्त्र विद्रोह। पहले देखो सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द यूज किया गया था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन इसमें ये चेंज कर दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह करो आप आंतरिक अशांति की जगह, क्योंकि आंतरिक अशांति तो किसी भी प्रकार हो सकती है। और इसमें अगर सशस्त्र विद्रोह मतलब अगर हथियार के साथ अगर विद्रोह हो रहा है किसी भी राज्य में, देश में, कहीं भी, तो आपातकाल लगा सकते हो आप। ऐसे सामान्य स्थिति में आप नहीं लगाओ, क्योंकि संतोष तो किसी प्रकार का हो सकता है ना। तो
1978 में इसको कर दिया सशस्त्र विद्रोह। तो 3 कारण से लग सकता है ये आपको याद रखना है 352 में। एक तो युद्ध की स्थिति में, एक को बाहरी आक्रमण हो जाए, और एक होता है सशस्त्र विद्रोह। इन 3 कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है 352 वाला, अनुच्छेद 352 में वो। फिर 356 में राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। तो संविधान के इस प्रावधान का सर्वाधिक दुरुपयोग है वो हुआ है। तो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाना वो 356 में है। इसके बारे में भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि यह संविधान में एक निष्क्रिय दस्तावेज के रूप में बनकर रह जाएगा, लेकिन वह पिछले 70 वर्षों में भारतीय संविधान के अत्यधिक विवादास्पद प्रावधान के रूप में देखा गया है। तो अम्बेडकर जी ने तो ये सोचा था कि इसका ज़्यादा उपयोग है वो नहीं होगा, राष्ट्रीय शासन लगाने की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री को अगर ऐसा लगता कि ये राज्य हमारे केंद्र के खिलाफ है या हमारे खिलाफ है, तो उसको वहाँ पर राष्ट्रीय शासन लगाते। किसी भी प्रकार से, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, उसमें किसी भी प्रकार से विधायकों को खरीद फरोख्त करके ना इस प्रकार की कंडीशन ला करके वहाँ पर आपातकाल है वो राष्ट्रीय शासन है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, 356 वाला। 360 वित्तीय आपातकाल, ये आज तक है वो कभी लगा ही नहीं है। इतने हमारी कभी गरीबी आई नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। ठीक है, ये 360 में। फिर है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। तो आपातकाल की जो स्थिति है ना, तीनों हमने पढ़े 352, 356 और 360 वाली, ये पूर्णतः एकात्मकता की ओर लेके जाती है, यानी केंद्र को स्ट्रॉन्ग करती है, केंद्र के पास सारी शक्ति चली जाती है। राज्य की जो सरकार होती है वो निलंबित हो जाती है, एक प्रकार से निरस्त नहीं होती। जब आपातकाल वगैरह जो हटता है, 352 की बात करें, आपातकाल हटता है तो वापस है वो सत्ता में आ जाती है, एक प्रकार से निलंबित हो जाती है सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। और जो राष्ट्रीय शासन लगता है तब तो वहाँ फेलियर हो जाता है ना, राज्य सरकार फेलियर हो जाती है, वो तब लगाया जाता है, तो वहाँ की जो सरकार है वो व्यस्त हो जाती है। फिर है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 326। तो यह समानता के सिद्धांत को लागू करता है, सभी को समान अधिकार। तो वयस्क मताधिकार ये समानता के सिद्धांत को लागू करता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा राजीव गांधी सरकार ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर वो 18 वर्ष कर दी 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 61 में क्या किया था, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया, 61 संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ। या ऐसे याद रखो इसको, 89 में 21 से घटाकर 80 कर दिया, तो 89 में 80 कर दिया, 18 कर दिया, सॉरी 89 में 18 कर दिया, 21 से 18 कर दिया, 89 में 18 कर दिया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछ लेते हैं। मताधिकार वचन के आधार अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण, मतलब उसका मतलब क्या कहते हैं, को नहीं डाल सकता वोट, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया में नहीं रहता हो, चित्त विकृति हो, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण हो। ठीक है, फिर है मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। मूल संविधान के भाग 3 7 मौलिक अधिकार थे, आपको पता है, शुरुआत में 7 थे, फिर वो संपत्ति वाला हटा दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में लिखित संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार है वो कर दिया गया। ठीक है, देखो मूल अधिकार जो भाग 3 में आते हैं वो सिर्फ वही मूल अधिकार है, बाकी जो उसमें आते हैं ना, जैसे मतदान वाला हो गया, एजुकेशन वाला, इन्फॉर्मेशन वाला, ये सारी की सारी है वो या तो कानूनी हो या फिर संविधान में हो, लेकिन वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। मूल अधिकार के अंतर्गत सिर्फ भाग 3 वाले आते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जो न्याय या वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब हो गया, इनको चैलेंज अपन कर सकते हैं, अगर उल्लंघन होता है तो कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 326 के तहत उच्च न्यायालय इसकी सुरक्षा के लिए रिट जारी है वो करते हैं। तो रिट क्या होती है, तो रिट कोर्ट जारी करता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट करती है अगर किसी के साथ मूल अधिकारों का मतलब कोई उल्लंघन हो रहा है, या फिर देखो रिट अलग अलग मामलों में जारी की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है और राज्य जो हाई कोर्ट है वो भी करता है। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, या हाई कोर्ट ज़्यादा रिट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास है वो कम रिट जारी करता है। तो हम पढ़ते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार से रिट जारी कर सकता है ना। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी को अगर अकारण ही जेल में बंद कर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बुला सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अधिकार परिचय, परमादेश है, यानी अधिकारियों के लिए जारी की जाती है। उत्प्रेषण है, अपने नीचे कोर्ट के लिए जारी की जाती है। निषेध है,
ठीक है। तो ये अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो रिट जारी करना मतलब एक प्रकार से वो आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में जो हाई कोर्ट होता है वो भी ये जारी करता है, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार नकारात्मक होती हैं, ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मौलिक अधिकार पढ़ाया था तब। सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक वो होती हैं जो राज्य हमें प्रदान करता है, और नकारात्मक वो होते हैं जो हमें मांग कर सकते हैं जिनके लिए, ठीक है। तो ये आपकी नकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार अंत्यातिक नहीं होते, जनहित में इन पर युक्त प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कह सकते हैं कई बार जनहित में, यानी जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी लोक कल्याण के लिए, जो ज़मीनें थी वो बांटने के लिए, सभी में समान वितरित करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से वो प्रतिबंध लगाया, या आपातकाल में जैसे लगाई जाती है, आपातकाल लगता है तो उसमें भी जो प्रतिबंध है वो लगाई जाती हैं। हालांकि 20-21 को है वो नहीं हटा सकते, जो 20-21 आपका मूल अधिकार है उस पर प्रतिबंध है वो नहीं लगाया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। फिर देखते हैं आगे। मूल कर्तव्य, हमारे जो कर्तव्य हैं वो क्या है? ये देखो भाग जो 4 है ना, नीति निर्देश तत्व, उसके आगे जोड़ा गया भाग 4A, उसमें है ये, ठीक है। तो भाग 4 में ये भाग 4A जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य वो नहीं थे। सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो पूछते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं या मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर है वो जोड़े गए थे। कौन सा था ये? 44 में था, 42 में नहीं था, यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा भाग 4A जोड़ा गया, ठीक है। और 51A अनुच्छेद की बात कर रहा है, अनुच्छेद जोड़ा गया 51A और भाग जोड़ा गया 4A, जोड़कर कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे शुरू में, जो सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश थी। सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 था ये, 46 नहीं, 1976, 44 नहीं था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 46 नहीं, ठीक है। भाग 4A जोड़ा गया और 51A अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। टोटल 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, यहाँ पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें बोला गया था कि माता पिता व संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित किया गया। यानी कोई भी माता पिता है अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा है वो, यानी स्कूल है वो भेजेंगे, ठीक है, शिक्षा पूर्ण कराएंगे, प्रारंभिक शिक्षा। तो ये 2002 में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन है 2002 में माता पिता के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य। फिर त्रिस्तरीय सरकार, जो मूल संविधान के अनुच्छेद 40 नीति निर्देश तत्वों के तहत प्रावधान किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। तो देखो जो पंचायती राज बाद में जाके शुरू हुआ था, बगदरी गांव नागौर से अपने शुरू हुआ था, 58-59 में, फिर 60 से शुरू हुआ था, और फिर वास्तव में जो उनको संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो अपने वो था ना 1992 में, ठीक है। 2 जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी 11वीं और 12वीं, वो संवैधानिक दर्जा उनको मिला था। तो इसमें 40 में सीधा इतना लिख दिया गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, या स्थानीय स्वशासन की है वो स्थापना करेगा, ये भाग अनुच्छेद 40 में वो लिखा गया था। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, भी गया। तो संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया था वो 1992 में 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 व अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय हैं, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन में भाग 9 कै जोड़ा गया और अनुसूची 12वीं जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय। तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 29 विषय है, ठीक है। और जो 74वां हुआ था भाग कै, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें 18 विषय। तो 11वीं अनुसूची में तो 29 विषय हैं, और जो 12वीं अनुसूची उसमें कितनी है? 18 विषय। ये पूछ लेते हैं। स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय,
ठीक है। जो अपन पढ़ते हैं ना कि स्थानीय स्वशासन यानी अगर कहते हैं ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया या जिला परिषद हो गया, तो इसके जो चुनाव जैसे जोन के होते हैं जिला वाले में परिषद में, ब्लॉक के होते हैं पंचायत लेवल पे, और अपने गांव में जो होती हैं ग्राम पंचायत लेवल पे सरपंच वगैरह के जो चुनाव होते हैं उनकी बात कराई। ये राज्य सूची का विषय। ये जो चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और जो MLA MP उनके जो चुनाव करवाता है वो केंद्र चुनाव आयोग है वो करवाता है। ठीक है, इसलिए ये राज्य सूची का विषय है। यानी यहाँ पर चुनाव कब करवाने कैसे करवाने ये राज्य सरकार ही तय करती है। सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र के लिहाज से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य साबित हुआ है। ठीक है, सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र के लिहाज से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, देखो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अवधारणा भी यहीं से निकल के आई थी, स्थानीय स्वशासन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया, एक तो देखो केंद्र में होना सारी सत्ता, और विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं संघीय शासन में तो राज्य और केंद्र के भी शक्तियों का बंटवारा हुआ, और स्थानीय स्वशासन में राज्य और जो स्थानीय ग्राम पंचायत कह लो, नगर पालिका कह लो, जिला परिषद कह लो, इनमें बंटवारा हुआ शक्तियों का। ठीक है, इनके पास भी अलग पावर दी गई, अलग बजट दिया गया इनको, तो इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, फिर है नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4A में तो आपके मूल कर्तव्य आ जाते हैं, और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के विपरीत सकारात्मक है, क्योंकि ये तो देखो नीति निर्देशक तो सरकार के हाथ में होते हैं, तो ये सकारात्मक हो गए, और जो मूल अधिकार है वो नकारात्मक इसलिए हो गए हम उनकी मांग कर सकते हैं, वो राज्य के खिलाफ हो गए इसलिए नकारात्मक हो गए। खिलाफ का मतलब ऐसे हो गया कि हम मांग कर सकते हैं उनसे। ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य तथा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य यानी सभी का कल्याण करने वाला, सभी के लिए कार्य करने वाला, जन कल्याण की जो बात करते हैं तो सरकार कार्य करेगी। और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की है वो आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, यानी सबके लिए समानता, सबके समान अवसर, आर्थिक रूप से उनको विकसित करना, ये सारे काम किसके हैं? ये राज्य सरकार के हैं या केंद्र सरकार के हैं। राज्य लिखा गया शब्द यूज किया गया सीधा, तो सरकारों के हैं, और ये किस में दिए गए? नीति निर्देशक तत्वों में वो दिए गए हैं। फिर बात करते हैं व्यष्टि, मूल अधिकार, समष्टि नीति निर्देशक तत्वों का संयोजन। तो अर्थात संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व समावेशन है वो किया गया भारतीय संविधान, जिसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी वो कहा गया है। तो देखो मूल अधिकार यानी हमारे जो अधिकार है वो उनकी रक्षा कौन करता है? दूसरे लोग करते हैं, सरकार करती है। सरकार को ये बोला गया है कि आप मूल अधिकारों की रक्षा करोगे। नीति निर्देशक तत्व यानी लोक कल्याण के लिए कार्य कौन करेगी? सरकार करेगी। तो एक प्रकार से इनका दोनों का समायोजन हो गया, इसीलिए सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है वो कहा गया भारतीय संविधान को। ठीक है, ये सामाजिक कह सकते हैं कि सामाजिक क्रांति मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से एक प्रकार से समानता लाने की बात करता है। फिर ग्रेवियल ऑस्टिन ने क्या बोला है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक सूत्र में पिरोकर सामाजिक क्रांति को जमीन को है वो मजबूत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है ना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारत का जो अतीत है, वर्तमान और भविष्य तीनों को मजबूत करता है। ग्रेवियल ऑस्टिन ने इन दोनों को राज्य की आत्मा है वो कहा है। बिल्कुल ठीक है। देखो नीति निर्देशक तत्व को एक चैलेंज आप नहीं कर सकते, ये भी याद रखना है। मूल अधिकार है ना, उनका उल्लंघन होता है आप चैलेंज कर सकते हो। नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है कि उनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वाद योग्य नहीं है वो, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा गया है कि जैसे ऐसे मान लो लोक कल्याण के लिए कार्य करेगी। अब ऐसे उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी और आपको जो खाना और आपकी जो रहने के लिए मकान है इस प्रकार की व्यवस्था करवाएगी। तो सरकार जितने उनका बजट रहता है ना उस हिसाब से कार्य करती है। ऐसे नहीं आप मांग नहीं कर सकती कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं, आप मुझे नौकरी दो, और मेरे पास मकान है, मकान दो, मैं भूखा हूँ मुझे खाना दो। तो इस प्रकार की आप मांग नहीं कर सकते, यानी उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं है, और राज्य सरकार अपने हिसाब से लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य वो करती है। फिर एकीकृत, श्रेणीबद्ध, स्वतंत्र व संतुलनकारी न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन, इसकी बात करते हैं अपन। राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। 13(2) में लिखा गया, हमने पढ़ाई था, 12 में राज्य की परिभाषा थी।
और 13 में ये चीज़ें थी जिसमें हमें आच्छादन का सिद्धांत पढ़ा था, है ना, और एक पृथ्वीकरण का सिद्धांत है वो पढ़ा था। तो 13.2 में ये लिखा गया। 13.1 में तो यही था कि जो पहले से विधियाँ चली आ रही है और वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उनको है वो आच्छादित यानी ढक दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर आपके आता है पृथ्वीकरण का सिद्धांत 13.2 में कि राज्य संविधान लागू होने के बाद इस प्रकार के कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो। अगर करता है तो उस भाग तक या उस पार्ट को है वो अलग कर दिया जाएगा। ये बात करता है 13.2। 1973 के केशवानंद भारतीयवाद में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। उसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यूनियन बनाम भारतीय यूनियन ऑफ इंडिया वाद 2016 आगे की बात नहीं है। जो केशवानंद भारतीयवाद है ना उसकी बात करें। संविधान संशोधन 2014 न्याय के नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने अपास्त कर दिया था और विस्तृत है वो कर दिया था। मूल ढांचे की बात कर रही है। इसमें कहा गया कि संसद द्वारा संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाला हो। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं 201 जिसमें राज्य की बात करता है कि राज्यपाल की बात करता है कि राज्य सरकार जो है वो या विधानसभा इस प्रकार का कानून बनाती है जिसमें हाईकोर्ट की शक्तियों को सीमित करने की बात कही गई है। तो वो जो अपने अनुच्छेद 200 के तहत है वो राज्यपाल उस पर साइन नहीं करेगा, उसको राष्ट्रपति को भेज देगा और 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर वो निर्णय लेगा। तो यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आघात पहुँचाने वाला हो या न्यायपालिका पर अगर कोई सीमितता लगाता हो तो इस प्रकार कानून है वो नहीं बनाया जा सकता। संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत हो तो मूल ढांचे की बात करें, मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे समय समय पर वो सुप्रीम कोर्ट तय करता है भी कौन सी चीज़ें मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, कौन सी है वो नहीं आती है। शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत के प्रतिकूल हो। ठीक है, शक्तियों का जो पृथ्वीकरण किया गया उस सिद्धांत के प्रतिकूल यानी उसके खिलाफ है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे राज्य सूची के विषय है उस पर केंद्र सरकार है वो कानून नहीं बनाएगा, समवर्ती सूची पे बना सकता है और केंद्र सूची पे बना सकता है। फिर भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का मेल किया गया है। जैसे हमने शुरू में पढ़ लिया कि संसद अपनी जगह सर्वोच्च है क्योंकि वो संविधान में संशोधन कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट इसलिए सर्वोच्च हो गई कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। जो भी उन्होंने संशोधन किया या जो भी उन्होंने नया कानून बनाया है अपने हिसाब से, कानून बनाने की सारी पावर है वो किसके पास है, संसद के पास है। ब्रिटेन की संसद की प्रभुता पर डी लोम ने यहाँ तक कहा है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है क्योंकि उसके संसद के पास असीमित पावर है, उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता ब्रिटेन में जो उन्होंने कानून बना दिया है जो उन्होंने। ठीक है, और वही अमेरिका में न्यायपालिका की मजबूत स्थिति न्यायमूर्ति मार्शल के इस कथन से दिखाई देती है कि हम सब एक संविधान के भीतर रहते हैं लेकिन संविधान वैसा कि जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। तो वहाँ पर अमेरिका में कोर्ट की है वो सर्वोच्चता है और अपने दोनों की समानता है, दोनों को अपने अपने अधिकार है वो दिए गए हैं, संतुलन है यहाँ पर। फिर है जीवंत संविधान। पिछले 230 सालों में अमेरिकन संविधान में केवल 27 ही संशोधन है। जैसे हमने पढ़ा सबसे कठोर है, सबसे लचीला ब्रिटेन का है, वो तो लिखित भी नहीं ब्रिटेन वाला तो। जबकि पिछले 71 साल में भारतीय संविधान में 105 संशोधन है वो हो चुके हैं सिर्फ 71 सालों में। तो यानी लचीला भी है इंडिया का संविधान। भारतीय संविधान संशोधन 101वां 2016 में हुआ था जो GST से संबंधित है। पूछते हैं 101वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, GST से संबंधित है। 346A जोड़ा गया था इस मतलब 346A में ये जोड़ा गया था, ये भी पूछ लेते हैं। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 में जो हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, आयोग जो बनाते हैं, देखो आयोग जितने भी होते हैं ना ज़्यादातर राष्ट्रपति ही उनका जो हेड होता है राष्ट्रपति ही बनाता है और जो महिला आयोग होता है ना वो प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये 338B में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B में जोड़ा गया था 102वां संविधान संशोधन 2018। फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, वो EWS के लिए हुआ था, आपको बताया था। ये जो आरक्षण दिया गया था उनको 10% है। ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में, ये 15/6 और 16/6 में वो
जोड़ा गया था, क्योंकि 15 में हमने पढ़ी थी समानता की बात, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा 15(3) में महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, 15(4) में वो 2 प्रकार से आरक्षण दिया जा सकता है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े। उसमें आर्थिक नहीं था, लेकिन आर्थिक अभी अब वो जोड़ दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण 2030 तक, 2020 से 2030 तक वो बढ़ाया। लोकसभा व राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन है वो नहीं होगा। ये पूछ सकते हैं कि जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, पहले तो विधानसभा में था, वो तो कब का हट गया, वो तो नहीं है। लेकिन अच्छा, राज्य विधानसभा, हाँ ठीक है। तो लोकसभा में जो चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, वो नहीं चुने जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 331, 332, 333 और 334 में संशोधन हुआ है। 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? एंग्लो इंडियन को हटाया गया है, याद रखना है, ठीक है। 101 जीएसटी से संबंधित, और 102 है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए, और 104वां जो एंग्लो इंडियन से संबंधित है, ठीक है। फिर आपका आता है 105वां संविधान संशोधन 2021 में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SEBS की पहचान की राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति का संरक्षण, ये है इसमें, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यही तो मूल आधार था आरक्षण का, ठीक है, की पहचान करे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति का संरक्षण 338B व 342 व 366 में वो संशोधन किया गया है। फिर भारतीय संविधान है जो कि एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज के रूप में, देखो जीवंत क्यों है, जीवंत का मतलब हो गया लगातार इसमें चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लगातार संशोधन है वो हो रहे हैं, और संशोधन भी जरूरी है, ठीक है। हम जैसे कई क्या कहते हैं कि संविधान में ऐसा क्या संविधान बना है जिसमें इतनी संशोधन करने की जरूरत पड़े। देखो यार, संशोधन ऐसे थोड़ी है कि आप एक चीज़ बना दी उसके अनुसार ही चलोगे। अब आप 1946 के अनुसार थोड़ी चलोगे, देश अपना 1946 के अनुसार थोड़ी चलेगा। इसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे अंदर भी चेंज आ रहे हैं, शिक्षा में भी चेंज आ रहा है, सब चीज़ों में चेंज आ रहा है। तो संविधान में भी आवश्यकता के अनुसार चेंज करने पड़ते हैं। ये हमारे संविधान की कोई कमी नहीं है, हमारे संविधान की विशेषता है, हमारे संविधान की एक कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि हम संशोधन कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर भारतीय संविधान जो कि एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, पिछले 70 वर्षों से भारत की लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का इसने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया है, उससे भारतीय लोकतंत्र न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र जाना जाता है, जबकि भारत में विभिन्न प्रकार के संकटों और संघर्षों को संवैधानिक ढांचे के भीतर ही सुलझाने की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का विकास हुआ है। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें तो यदि लोग योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हैं तो वे एक बुरे संविधान को भी उत्तम संविधान बना सकेंगे, और यदि उनमें गुणों का अभाव होगा तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकेगा। और संविधान तो बहुत बड़ी बना दिया। राजेंद्र बाबू ने जो भाषण दिया सबसे लास्ट में, वो यही दिया था कि अगर संविधान को अगर देश को चलाने वाले बढ़िया हैं तो एक बुरा संविधान भी अच्छा बन जाता है, और अगर देश को चलाने वाले बुरे हैं तो एक अच्छा संविधान भी है वो बुरा साबित होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी देखो, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें जो भी आई थी इसमें शब्द, उन सब का मैंने बताया अर्थ आपको। और फिर भी अगर कोई डाउट हो या कोई मिसमैच हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो वो भी आप पूछना। और बाकी देखो, सब्सक्राइब का तब तक करना पड़ेगा जब तक 1000 नहीं होते, तो आप कर ही दो, ठीक है। बाकी धन्यवाद। और आपको देखो CET है और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, तीनों के जो कॉमन टॉपिक है वो लेकर आ रहा हूँ मैं, तो आप लगाइएगा और कोई भी समस्या है क्वेश्चन पूछिएगा। बाकी फीडबैक है वो भी ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उनको भी फ़ायदा हो।